हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अवकलन के ऊपर, जैसे अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो, इससे पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री को ख़त्म कर चुका हूँ, है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख ले। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। लिंक दी गई है ड्राइव पर, जाकर वहाँ से डाउनलोड करना। जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि अगर आप क्लास 11th में हो या 10th में हो या 12th में हो या फिर आगे किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह का एग्जाम हो गया, तो वहाँ पर जहाँ पर भी फिजिक्स आती है, फिजिक्स देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स आता है, वहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का आना फिक्स होता है ना। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी जो फिजिक्स है वो कमजोर होगी। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है मूलभूत गणित। यानी अगर आपका बेसिक ही कमजोर है, जो आपकी जड़ है वो कमजोर है, तो आप आगे की चीज़ों को पक्का नहीं कर पाओगे। तो जो भी क्लास 11th में है, 12th में है ना, जिसने साइंस ले रखी है, वो चाहता है कि साइंस उसकी ना ले, तो वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ ले। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से 80% क्वेश्चन के अंदर इनका प्रयोग होना निर्धारित है। 100% पूरी तरीके से निर्धारित है। तो ये आना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जो क्लास 12th में है ना, जिसने साइंस ले रखी है, जिसके पास फिजिक्स है, तो मैंने क्लास 12th की जो फिजिक्स है, जो कंप्लीट फिजिकल फिजिक्स है, उसको पढ़ा रखा है। तो आप चाहो तो जाकर चैनल पर विजिट करके वहाँ पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है सारे चैप्टर की, वहाँ पर जाकर क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ सकते हो, है ना। और उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है अवकलन का, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है कि अवकलन होता क्या है ना। अवकलन कहते किसे हैं। देखिए, इसको मैं अगर सामान्य सी भाषा में समझाऊं तो अवकलन का मतलब होता है हम दो चीज़ों की एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़ जो है एक चीज़ से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए हम सभी को बचपन में मम्मी कहती थी कि बेटा दूध पी ले तो तेरी शक्ति बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितना दूध तू पिएगा उतनी ज़्यादा तेरी शक्ति बढ़ेगी। तो जो तेरी शक्ति है, जो तेरी पावर है, वो दूध का एक फलन हो गई, है ना। एक चीज़ को तू पी रहा है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या है, बढ़ रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे का फलन हो गए, है ना। शक्ति किसका हो गई? दूध का फलन हो गई। अब अवकलन का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लीजिए 1 लीटर दूध पिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध पिया, तो 1 लीटर दूध पीने से आपकी कितनी शक्ति बढ़ गई? कितनी शक्ति बढ़ गई, है ना। कितनी शक्ति बढ़ गई। इसी को एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज की तुलना करना, यही अवकलन कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ मैथमेटिक्स की भाषा में, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे बाय इज इक्वल टू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्या है? बाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बाय का मान भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अपन क्या है, एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू को 3 मान लेता हूँ। ये मैं मान रहा हूँ, एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर मैं एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर 1 मान लेता हूँ, तो बाय इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर अगर मैंने 1 रखा, तो बाय इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अगर मैं एक्स की जगह पर 2 रखूँ, एक्स की जगह पर कितना रख दूँ, 2, तो यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो बाय बराबर 4 निकल के आया। बाय बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब मैंने x का मान 1 रखा, तो बाय का मान मेरे को कितना मिला, 1 मिला। जब मैंने x की जगह पर 2 रखा, तो बाय का मान मेरे को कितना मिला, 4 मिला। जब मैंने x की जगह पर 3 रखा, तो मेरे को कितना मिला, बाय का मान 9 मिला। यानी x के मान में मैंने एक एक से परिवर्तन किया, तो मेरे को बाय के मान में भी परिवर्तन देखने को मिला। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे कह सकता हूँ कि बाय जो है फंक्शन है x का, बाय जो है फलन है x का। और x में जो परिवर्तन किया मैंने, मान लीजिए x में मैंने छोटा सा परिवर्तन किया, जैसे dx से दर्शाते हैं, छोटा सा परिवर्तन यानी dx। उससे क्या है, बाय में भी एक छोटा सा परिवर्तन आ गया, जिसे dy कहते हैं, छोटा सा परिवर्तन। तो dy के अंदर जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और इसी को अपन कहते हैं अवकलन। अब बेहतर तरीके से समझना है तो लेक्चर अपन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे से क्लियर होती जाएंगी। आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अवकलन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जनरली डिनोट करने का सूत्र यही होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ पर बाय एक्स का फलन होता है, जैसे इस तरीके से दर्शाते हैं। F4 होता है फंक्शन, यानी बाय किसका है, फंक्शन है एक्स का। बाय एक्स का फलन है, यहाँ पर लिखा भी है, बाय जो है एक्स का फलन है, लिखा भी है। और जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उन सब के पीडीएफ आपको, मतलब जो पूरा टोटल पीडीएफ है
उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि अवकलन होता क्या है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये इस तरीके से एक सर्कल बनाया। सर्कल है तो इसकी रेडियस भी रहती होगी, त्रिज्या भी रहती होगी, कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने क्या किया, इसकी एक और कॉपी तैयार की और एक और कॉपी यहाँ पर तैयार की। अब मैंने क्या किया, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देना है। यहाँ पर मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताना क्या चाहता हूँ उसको गौर से देखना है ना। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो आपको पता होगा कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी ये वाली जो इसकी दूरी है, ये क्या है, कम है ना। और इसकी ये वाली जो दूरी है ये कैसी है, मध्यम वर्ग की है। और इसकी जो ये वाली दूरी है ये ज़्यादा है ना। एक की रेडियस कम है, इसकी जो रेडियस है वो कम है, इसकी एकदम से मीडियम सी है, और इसकी जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस मीडियम साइज की है, एक की रेडियस जो है सबसे ज़्यादा है, त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नॉर्मली आप जानते होंगे, है ना। तो ये जो वृत्त है इसका जो एरिया है क्या है, इसका जो एरिया है वो छोटा है, जिसकी त्रिज्या कम है उसका जो एरिया है वो छोटा है। अब इस वाले वृत्त को देखो, इसकी जो त्रिज्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है उसका अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एरिया भी ज़्यादा है। और जिसकी त्रिज्या जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सबसे ज़्यादा है, उसका जो एरिया है ये वाला एरिया ये सबसे ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस भी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक्स आइडिया लग गया होगा अवकलन क्या होता है ना। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो जिसकी रेडियस बड़ा है उसका त्रिज्या बड़ा है, जिसकी त्रिज्या बड़ी है उसका रेडियस बड़ा है। तो एक तरीके से कहूँ तो जो रेडियस है उसका वो डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या के ऊपर, है ना। जो उसका रेडियस है वो उसकी जो उसका एरिया है वो उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसका एरिया है वो उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि जो उसका एरिया है वो रेडियस का एक फलन है, उसका एक फंक्शन है। तो अगर मैं रेडियस के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ तो उसके एरिया के अंदर कितना परिवर्तन हो जाता है, यही चीज़ ज्ञात करना अपना क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। आई होप कि आपको अवकलन को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, है ना, चीज़ों के हिसाब से। देखो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके सिलेबस से थोड़ी सी बाहर हो जाएंगी। तो सिलेबस के हिसाब से ही चलते हैं। देखो आपके पास कोई भी कांस्टेंट राशि है, अगर आप उसका अवकलन निकालते हो तो जीरो आता है। अगर आप कॉट एक्स का अवकलन करते हो तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, साइन का कॉस आता है, कॉस का साइन आता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स आता है, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है। ये क्या हो गए, बेसिक से अवकलन हो गए। आगे क्या दिया, आगे आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दी है। इसको मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और यहीं पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके हाँ, देखो एक्चुअली में है क्या, फंक्शन कांस्टेंट। अगर हम किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन निकालते हैं तो अपने पास जीरो प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम इनके प्रैक्टिकल करेंगे तो सभी चीज़ें आपकी समझ में आती जाएगी, है ना, मतलब उपयोग में लाएंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन करता हूँ तो उसका अवकलन जीरो होता है। कांस्टेंट राशि उसे आप ठीक समझ सकते हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, एकदम का बेटा है, निटरला आदमी है बिल्कुल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। तो अगर एक राशि में परिवर्तन हो रहा है उससे दूसरी राशि इफेक्ट ही नहीं हो रही तो अवकलन जो है डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो मेरे पास ये एक वृत्त है और ऐसा ही मेरे पास एक और वृत्त है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है ना। अब अगर मैं इसकी त्रिज्या है, ये जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या के अंदर मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, इस त्रिज्या को बढ़ा रहा हूँ, इससे क्या है, इसका जो एरिया है वो भी बढ़ेगा, है ना। अब इस वृत्त का जो एरिया है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसकी त्रिज्या को बढ़ाने से, ये मेरे को आप उत्तर दो। अब बोलोगे क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, अगर मैं इसकी त्रिज्या को बढ़ाता हूँ तो इसकी एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भैया। मैंने अगर थप्पड़ किसी दूसरे व्यक्ति को मारा है तो दर्द किसी दूसरे को थोड़ी होगा, बशर्ते वो इसका कोई रिश्तेदार वगैरह ना हो, बॉयफ्रेंड वगैरह ना हो, गर्लफ्रेंड वगैरह ना हो, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने यहाँ पर किसी को थप्पड़ मार दिया 6 किलोमीटर दूर, दूसरे लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक चीज़ को मैं इफेक्ट कर रहा हूँ, उससे दूसरी चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं कहूँ उसका अवकलन कितना निकल के आया, अवकलन फिर उसका जीरो निकल के आया ना। कोई भी राशि मेरे पास कांस्टेंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ x बराबर 8 है, यानी x का मान कितना है, 8 है। अब इसका अवकलन निकालूंगा तो क्या ही निकल के आएगा, मेरे पास जीरो ही निकल के आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि x 8 के बराबर है, बात खत्म।
अगर मैं यहाँ पर लिख देता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये फलन होता, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा y बराबर 8, यानी 8 और y एक दूसरे के बराबर है, अब क्या कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, वो तो इक्वल हो गए ना, काम खत्म यहीं पर। तो यही बात होती है कि किसी भी अवकलन का, किसी भी कांस्टेंट का, जो निर्धारित वस्तु जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो नियतांक है, उसका अगर मैं अवकलन निकालता हूं तो जीरो आता है। बाकी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिनको मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनको याद कर लेना। कॉट का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, नेगेटिव में आता है, साइन का करोगे तो कॉस आएगा, लेकिन कॉस का करोगे तो साइन आएगा। बट शर्त ये है कि साइन का अगर आप करते हो तो कॉस आता है, कॉस का जब करते हो तो साइन आता है, लेकिन वो साइन नेगेटिव के होता है। साइन का कॉस पॉजिटिव के, लेकिन कॉस का करोगे तो साइन आएगा, वो भी नेगेटिव के। टेन एक्स का करोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, कॉट का करोगे तो कॉस एक आएगा। टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉट का करते हो तो कॉस एक आता है, वो भी माइनस के। ठीक है, ई की पावर एक्स ये भी ठीक आदमी है, मतलब इसका अवकलन जीरो नहीं होता, इसका अवकलन वही रहता है। ई की पावर एक्स का अगर आप अवकलन करते हो तो ई की पावर एक्स ही आता है। इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, लॉग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। और लॉग एक्स का करोगे तो 1/x होता है, लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो 1/x होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे, 11वीं की फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्या है कैसे, बस आपको ये याद रखनी है ना। अब इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिया है ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए हैं। इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ करिए, सॉल्व करके देखिए, हो सकता है आपसे हो जाए। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किया होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ज़्यादा कुछ याद करने को है नहीं, आपको क्या याद रखना है, महाराज थोड़े बड़े हो जाओ। एक तो आपको ये याद रखना है कि x की पावर n का अवकलन करते हो तो n x n माइनस के बन आता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी है। कॉट का जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है, कॉट का कॉसेक होता है, साइन का कॉस होता है, ये होता है, ये होता है। e की पावर x का तो वही होता है, log x का 1/x होता है। ये चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है, और ये तो ऐसे याद हो जाती है करते 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 करते, कोई दिक्कत बात आती नहीं है। ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। अब x की पावर n का आप करते हो तो क्या निकल के आता है, ये देखो यहाँ पर, ये बहुत मुख्य बात है, देखने वाली बात है ना, कि x की पावर n है, अगर आप इसका अवकलन करते हो तो n x की पावर n माइनस के 1 आता है। x की पावर n है, तो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो निकल के आएगा, जो इसकी घात है, ये वाली जो घात है इसकी, ये घात ये आगे पहुंच जाती है, n आगे पहुंच गया x, और n में से एक माइनस हो जाता है। देखो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा, अभी हड़बड़ाओ मत कि कुछ समझ में आ नहीं रहा है, सबको समझ में आएगा। तो 8 की पावर 5 का क्या होगा अवकलन, बोलोगे 8 की घात 5 है, ये 5 आगे आ जाएगी, 8 5 में से एक कम कर दिया तो 4, ये हो गया 5 गुणित 8 की घात 4, 3 की घात 2, इसका अवकलन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, है ना, गुणित में कितना है 3 है, फिर 2 की घात 2 में से एक कम कर दो 1, है ना, 5 की घात 6 है तो 6 आगे आ जाएगा, 6 में से एक कम कर दो तो 5, वही जो घात होगी वो आगे आ जाएगी। जैसे 8 की घात 5 थी तो 5 आगे आ गई गुणा में, 3 की घात 2 थी 2 आगे आ गई गुणा में, 5 की घात 6 थी तो 6 आ गई आगे गुणा के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। और जो उसकी घात थी उसमें से एक कम कर दो, जैसे 5 में से एक कम किया 4, 2 में से एक कम किया 1, 6 में से एक कम कर दिया 5, तो ये इसका अवकलन निकल के आ गया। बाकी इनका गुणा करने में क्या है, 3 दूनी 6 हो गए, है ना, 5 का 5 बार गुणा करके फिर उसका 6 में गुणा कर दो, ये सब चीज़ें तो कर लेंगे। तो क्या जो मैंने चीज़ की है वो अभी यहाँ पर सही है या नहीं, ये मेरे को बताओ फटाफट। देखो जो भी बच्चा सोच रहा है कि ये इस तरीके से सॉल्व होंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 की घात 5 है, और 8 की घात 5 कितना होता है, 8 का 5 बार गुणा कर दो आपके पास संख्या निकल आएगी। तो ये तो एक कांस्टेंट राशि है ना भाई, 8 की घात 5 कितना होता है, जैसे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 का 2 में गुणा करो इस तरीके से, और जो कितना निकल के आता है 4 आता है। तो 2 की घात 2 तो हमेशा 4 ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, धरती पलट जाए, 2 की घात 2 तो हमेशा 4 ही होता है ना। तो 8 की घात 5 हमेशा 8 की घात 5 ही रहेगा, इसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये तो कांस्टेंट राशि है ना। तो इन सभी का वास्तविकता में आंसर जो है 0 निकल के आएगा, और ये जो अपन ने खिचड़ी पकाई इनमें से कुछ भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। बाकी जितनी भी संख्या मैंने आपको दी है इनका आंसर क्या निकल के आएगा, इनका आंसर निकल के आने वाला है 0। नेक्स्ट, हाँ इनका आपको करके बताना है जल्दी से, 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, और ये अंडर रूट एक्स वाला बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तब तक और को करके देखिए। और हाँ एक और बात, देखो ऐसा है, आप भंडारे में आए नहीं हो कि आए और खाने बैठ गए, आप यहाँ पर पढ़ने आए हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलें। यहाँ पर हम आपको परोस के तो देने वाले नहीं है कि बैठ गए और भैया पत्तल आएगी और
खाएंगे, है ना। आपको खुद ही लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बस यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने का काम कर देंगे, ठीक है। एक एक से करते हैं सभी को सॉल्व। बस इसका पेन का साइज छोटा हो जाए बस। y बराबर x की घात 3। तो समीकरण मैंने आपको क्या बताया था, जो भी घात है x की घात n मान के चलो, तो जो भी घात है उसको आगे ले आओ, है ना। थोड़ा सा पेन चेंज करने दो। जो भी घात है उसको आगे ले आओ, फिर घात में से एक कम कर दो, ठीक है। आगे वो मल्टीप्लाई भी आ जाएगी, फिर घात में से एक कम कर दो। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। x की घात 3 है तो 3 आगे आ जाएगी गुणित में, है ना। फिर x की घात जो 3 थी वो 3 आगे आ गई गुणित में, फिर 3 में से एक कम कर दो, तो x में से एक कम किया, 3 में से एक कम किया तो 2 आ गए, ठीक है। y बराबर x की घात -8 है, तो -8 आगे आ जाएगी गुणित में। फिर आपको क्या करना है, -8 में से एक कम कर देना है। -8 में से एक कम करोगे तो -9 होगा, तो -9। x की घात -9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -8 तो है ही, x की घात -9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बटे में x की घात 9। अब जिनको भी नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, उनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत कम होता है। अगर आप -2 में से -1 माइनस करोगे, तो -2 में से -1 करोगे तो -3 आएगा, क्योंकि जब भी जो चिन्ह है वो समान होता है, चीज़ें जुड़ती हैं। जैसे 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 - 1 किया है तो एक माइनस है, दूसरी संख्या प्लस की है। लेकिन जब आप 2 प्लस के 2 करते हो तो ये 2 भी प्लस की है और ये 2 भी प्लस की है, तो जुड़ जाती है संख्या। तो जैसे ही यहाँ पर 2 भी माइनस की थी, 1 भी माइनस की थी, 2 और 1 3 हो गए माइनस के, इस तरीके से जुड़ जाती हैं। और दूसरी चीज़ की किसी भी संख्या के ऊपर घात माइनस में हो, जैसे x की घात -8 हो, तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x की घात 8। और कहीं पर भी आपको लिखा हुआ x की घात n लिखा मिल जाए तो इसको आप x की घात -n भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अपन यहाँ पर करने वाले हैं, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ सीख जाओगे, है ना। जैसे x की घात -8 थी, तो सबसे पहले जो घात माइनस की थी वो आगे आ गई, तो -8 आगे आ गई, है ना। फिर -8 में से एक कम किया, तो -8 में से एक कम किया तो -9 हो गया। 8 में से एक कम करने पर 7 होता है, लेकिन -8 में से एक कम करोगे तो 9 होगा, जुड़ जाती है संख्या, है ना। तो ये x की घात -9 हो गया। और जब भी घात माइनस की हो, आप उसे प्लस की करने के लिए 1 के बटे में लिख सकते हो। तो x की घात -9 को मैंने क्या कर दिया, बटे में x की घात 9, और 8 तो ऊपर मल्टीप्लाई में था ही, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। √x इसका कैसे निकालना, देखो √x इसका मैंने पहले 12th पढ़ाया था, उसमें भी कई बार जिक्र किया था कि किसी भी घात अंडर हो, इसका मतलब है उसकी घात है 1/2। तो x की घात √, है ना, इसका मतलब है x की घात है 1/2। तो 1/2 को आगे ले आओ, है ना, मल्टीप्लाई में जो घात है वो आगे आ गई। फिर 1/2 में से 1 माइनस कर दो, तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो, किसी भी संख्या में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो, इसका अर्थ ये होता है कि आप उसे आधा कर रहे हो। 8 में 2 का भाग दे दोगे 4, तो 8 4 4 8 का आधा होता है ना। अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग दे रहे हो, जैसे 6 में 2 का भाग दे दिया तो 3, तो 3 6 का आधा होता है ना। तो यहाँ पर भी अगर मैं 1 में भाग दे रहा हूँ 2 से, इसका मतलब क्या है, 1 का आधा। फिर मैं आधे में से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो आधे में से 1 माइनस करोगे तो मेरे प्रभु कितना आएगा निकल के, आधे में से 1 माइनस करोगे तो आधा ही निकल के आएगा, जो कि आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि मैं 1 में से आधा माइनस नहीं कर रहा, इस बात को याद रखना। 1 में से मैंने आधा माइनस नहीं किया, मैंने आधे में से 1 माइनस किया है। क्या किया है, आधे में से 1 माइनस किया है। और जब भी मैं इस तरीके का कोई कार्यक्रम करता हूँ जिसमें मैं आधे में से 1 माइनस करता हूँ, या फिर मैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाता हूँ, तो माइनस की संख्या निकल के आती है। अच्छा, हम थोड़े ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इधर जो है थोड़ा पारिवारिक माहौल और ये सब रहता है ना, बड़े बड़े दद्दू वगैरह, तो ये पूछते रहते कुछ। ऐसे ही मेरे से एक बार पूछा था कि पंडित जी के पाँव लगूं, गुरु जी की जय। और कैसे था कि 12 में से 30 गए तो बाकी बचे क्या, थोड़ी देहाती भाषा है। 12 में से 30 गए तो कितने बचेंगे कुल मिलाकर, वो ये पूछ रहे थे। तो हम तो ठहरे साइंस के विद्यार्थी, हमने बोल दिया भैया माइनस के 18 बचेंगे। मैंने 30 में से 12 घटाने को नहीं बोला, 12 में से 30 घटाने को बोला है। तो हमने बोला था हाँ भैया हमने 12 में से 30 ही घटाया है, 12 में से 30 घटेंगे तो माइनस के 18 आएंगे। बोलेंगे नहीं 12 में से 30 घटेंगे तो 11 आएंगे। हमने पूछा कैसे, वो बोले देखो 12 हो गए महीने और 30 हो गए दिन, तो 30 दिन मतलब क्या होता है, 1 महीना। तो 12 महीने में से 1 महीना गए तो 11 महीने बचे ना। इस तरीके की एक पहेली थी, है ना, कि 12 में से 30 जाएंगे, तो वहाँ पर 12 में से 30 घटाने का मतलब था 12 महीने में से 30 दिन घटा रहे हैं, तो 11 महीने बचेंगे। सिंपल सी बात है, ये उन्होंने मुझसे पूछा था। अब हम तो ठहरे थोड़े साइंस के विद्यार्थी, तो 12 में से 30 कितने बचे, माइनस के 18, सीधी सी बात है। तो हमने बोला दादा ऐसा है, अगर आपके ये कैलकुलेशन का प्रयोग अगर हमने मैथमेटिक्स में कर दिया तो हमारे जो नंबर आएंगे वो होंगे 0/लुल। तो ऐसा है, हमें प्रयोग नहीं करना।
तो 1/2 में से 1 माइनस करके देख लेना, आपको आता ही होगा। तो माइनस के 1/2 आएगा, है ना। माइनस के 1/2 एक्स की घात माइनस के 1/2, तो इसको मैं 1/x की घात 1/2 भी लिख सकता हूँ। माइनस की घात होती है तो उसके 1 में लिख सकता हूँ, 1 के बटे में लिख सकता हूँ। 1/2 एक्स की घात 1/2, 1/2 घात का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो इसको मैं अंडर रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट एक्स का जो अवकलन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 1/अंडर रूट के एक्स। तो मेरे प्यारे इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन, उतना स्लो नहीं चलेंगे। बोर्ड है अपना हैंग मारने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको और करो। 8 इंटू एक्स की घात 6 है, इसका क्या होगा। देखो इसका एक सिंपल सा वो है करने का, जब भी कोई संख्या हो आपस मल्टीप्लाई में हो, और बशर्ते वो संख्या कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या है, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितनी भी संख्या है वो सब कांस्टेंट है। तो x की घात 6 है, इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 8 है। तो जो भी संख्या आपकी कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई में है, तो वो मल्टीप्लाई में एज इट इज का एज इट इज रखी रहती है, ऐसे के ऐसे। बाकी जो भी संख्या है उसका आप जो अवकलन निकालना है वो निकाल दो। तो x की घात 6 का कितना हो गया, 6, x की घात 5। कैसे किया भैया, x की घात 6 है तो जो घात है वो आगे आ गई, फिर उसमें से 1 कम कर दिया तो 6x की घात 5, और 8 तो अपना मल्टीप्लाई में था ही, तो 8 संख्या कितना हो गया, 48, और x की घात 5। तो ये इसका अवकलन निकल के आ गया, यानी 8 इंटू एक्स की घात 6 का कितना निकल के आ गया, 48 x की घात 5। और दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ये अपने को करने हैं, ठीक है। इनको करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वास्तविकता में मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में दे दिए। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा है, आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, y इज इक्वल टू है 1/अंडर रूट के x, यानी बाय एक्स का एक फलन है। तो आपको क्या करना है, डी बाय डी एक्स ज्ञात करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था डी बाय डी एक्स होता क्या है, डी बाय डी एक्स अवकलन ही होता है, अवकलन को दर्शाने का एक चिन्ह होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है ना। तो यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, है ना, जहाँ तक मैं बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है डी बाय डी एक्स, तो घबरा नहीं जाना है। यहाँ पर आपको बाय की वैल्यू दी गई है 1/अंडर रूट के एक्स, और आपको क्या करना है, इस डी बाय डी एक्स ज्ञात करना है। कुल मिलाकर बाय का आपको क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन कैसे ज्ञात करोगे भैया, सीधी सी बात है, 1/अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की घात 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब x की घात 1/2 बटे में है, तो इस घात जो बटे में होती है उसको मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, बस वो माइनस में हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने माइनस की संख्या को नीचे पहुंचा दिया था, है ना, माइनस के 1/2 था तो उसके नीचे पहुंचा दिया था। इस बार पहले से नीचे है तो उसको ऊपर पहुंचा दिया, है ना। बाकी जो करना है आपको करो, फिजिक्स अपने बाप का राज चलता है। यहाँ पर जो भी घात होती है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई में आ गई। फिर माइनस के 1/2 में से -1 कर दो, तो माइनस के 1/2 में से आप -1 करोगे तो करके देख लेना, माइनस के 3/2 आएगा, एलसीएम लेके देख लेना। इसको और सरलतम रूप में लिखो भैया, कैसे, एक्स की घात माइनस के 3/2 है, तो इसको एक्स की घात 3/2 लिख दो इस तरीके से, एक्स की घात 3/2 बटे में लिख दो, तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। तो ये किसका अवकलन हो गया, 1/अंडर रूट का एक्स का अवकलन हो गया। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल एक ही याद रखना है, जो कि है अंडर रूट एक्स का। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा जगह पर होने वाला है। r⁻x, इसका आप खुद करके देखो, तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट। आई थिंक निहायत ही आसान है। डी वाई बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, अवकलन कर दो। किसका अवकलन करना है, 8 और e की पावर x है, इसका अवकलन करना है। देखो बाई की जगह पर 8 e की पावर x लिख दिया, ये अवकलन करने का मेथड है। तो अवकलन करो, सबसे पहले 8 का करो, तो 8 तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। बाकी e की पावर x, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि जो e की पावर x है इसका जब आप अवकलन करते हो तो e की पावर x ही मिलता है। तो e की पावर x का जब आप अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आएगा, हाँ, मतलब इसका वही का वही आएगा। ये बहुत बढ़िया था गुरु, मतलब अवकलन वही की वही निकल के आया है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर e की पावर x है, तो यहाँ पर ये जो x है ये भी तो एक परिवर्ती राशि है, ये तो कोई कांस्टेंट है नहीं, है ना, ये भी तो एक परिवर्ती राशि है। तो क्या अपन इसका अवकलन नहीं करते, अपन करते हैं, जो आता है चेन रूल के अंतर्गत। तो अपन ये x है इसका भी अवकलन करते हैं, डी बाई बाई डी एक्स है तो इसका भी अवकलन करेंगे, है ना। लेकिन x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसको चेन रूल के अंदर अपन अच्छे से समझेंगे, जो कि अभी आने वाला है आगे, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, 8 इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, 8 मल्टीप्लाई में रहता है। अब हमारे पास कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में दी गई है u प्लस वी के, या फिर u माइनस वी के फॉर्मेट में दी गई है, तो भैया इसका अवकलन निकालना है तो कैसे निकालो, सीधी सी बात है, जो u का है उसका अवकलन निकाल दो, यानी डी यू बाई डी एक्स कर दो,
है ना। प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, v है तो उसका अवकलन कर दो डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, हमें साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स करने को दिया गया है। तो देखो साइन एक्स को u मान लो, कॉस एक्स को b मान लो, तो ये u प्लस वी के फॉर्मेट में का है। तो आपको करना क्या है, पहले u का अवकलन कर देना है, फिर प्लस लगा के v का कर देना है। तो पहले साइन एक्स का कर देना है। साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, मैंने आपको अभी बताया था अवकलन, है ना। कॉस एक्स का कितना होता है, बोलोगे साइन एक्स होता है, बशर्ते कॉस एक्स का साइन एक्स तो होता है लेकिन वो नेगेटिव होता है। तो इसका अवकलन कर रहा अपन ने, यानी डी बाई डी एक्स किया। किसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। तो कितना निकल के आ गया, ये कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स निकल के आ गया, है ना। तो डी वाई डी एक्स दर्शाने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया डी वाई डी एक्स, आपको ज्ञात करना है 2 साइन एक्स प्लस के 3 कॉस के एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो कैसे करोगे, दो आगे मल्टीप्लाई में है, दो तो एक कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि आगे मल्टीप्लाई में है तो रहे, हमें क्या दिक्कत है। बाकी साइन एक्स है, इसका कर दो कॉस एक्स निकल के आ जाएगा, प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, तीन कांस्टेंट राशि मल्टीप्लाई में है तो है, कॉस एक्स का करो माइनस के साइन एक्स होता है, ठीक है। 2 कॉस एक्स तो अपना था ही, यहाँ पर माइनस आगे आ गया तो माइनस के 3 साइन एक्स, अवकलन करने पर ये प्राप्त हुआ। अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स, इसका कितना होगा, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/2 अंडर रूट एक्स इसका अवकलन होता है। और 1/√2 एक्स का कितना निकल के आया था, इसका निकल के आया था माइनस के 1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2, माइनस के 1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2। तो देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन ये हो गया और 1/√x का अवकलन ये हो गया, ये अपन ने पहले ही याद कर लिया था, तो यहाँ करने की अपने को जरूरत पड़ी नहीं। तो ये इसका अवकलन हो गया, है ना। इस तरीके से अपन क्या है अवकलन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें u प्लस वी दिया हो तो चलो ठीक है। अगर हमें u इंटू वी दिया हो तो, यानी u और v दोनों में मल्टीप्लाई में रखा हो तो क्या करें, तो आपको पहले क्या करना होता है, u को छोड़ दिया, v का अवकलन अपन ने कर लिया। फिर u बोलेगा ऐसा कैसे, हम भी तो गुणा में थे, हमारा अवकलन क्यों नहीं किया, तो अपन क्या करेंगे, फिर b को छोड़ देंगे, u का अवकलन कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स को आप u मान लो, कॉस एक्स को v मान लो, तो u इंटू वी मल्टीप्लाई में है, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है। तो पहले u का अवकलन करो, v को छोड़ो, फिर v का करो, u को छोड़ो, किसी का भी करके देख लो, बस पहले एक को करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे को करना है, एक को छोड़ देना है। तो अपन क्या करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स करने वाले हैं, किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन। तो पहले साइन एक्स को छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, और cos x का अवकलन कर लेते हैं। तो cos x का कितना आ गया, माइनस के साइन x निकल के, है ना। फिर अपन ने क्या किया, फिर लगा लिया प्लस, प्लस लगता है, देखो प्लस लगता है ना। फिर दूसरे को छोड़ दिया, पहले साइन x को छोड़ा था, cos x का अवकलन किया था, इस बार अपन ने cos x को छोड़ दिया, इस बार साइन x की इच्छा पूर्ति कर देते हैं, तो साइन x का अवकलन कर दिया। और साइन x का कितना होता है, cos x होता है, सीधी सी बात है। साइन x इंटू साइन एक्स तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस, cos x इंटू कॉस एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये कितना निकल के आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। और ये किसके बराबर होता है, मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ये होता है cos 2x के बराबर, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिवीजन कर लेना। y बराबर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के 1, इसका अवकलन कितना होगा, कोई बात नहीं, पहले x प्लस 1 को छोड़ देते हैं अपन एज इट इज का एज इट इज, और x माइनस 1 का अवकलन कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस के 1, ठीक है। फिर अपन बीच में लगाएंगे प्लस, फिर x माइनस 1 को छोड़ देंगे, फिर अवकलन कर लेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के 1, है ना। पहले एक को छोड़ा, दूसरे का अवकलन करना, फिर दूसरे को छोड़ो, तीसरे का अवकलन, जो भी है। x प्लस 1 है, x प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 1 का अवकलन करो, तो ये तो u माइनस वी के फॉर्मेट का हो गया। इसका अवकलन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, पहले एक का करो तो x का करोगे तो कितना निकल के आएगा 1, फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, फिर 1 का किया तो 1 का होता है 0। x माइनस 1 क्या होता है यार, x माइनस 1 देख लो, x माइनस 1 क्या हो गया, u माइनस वी के फॉर्मेट का, x को u मान लो, 1 को v मान लो, तो x माइनस 1 यानी u माइनस वी। u माइनस वी का मैंने आपको बताया, पहले u का करो फिर v का करो, बीच में जो चिन्ह लग रहा है उसी को लगा दो। तो यहाँ पर अपन किसका कर रहे हैं, x माइनस 1 का कर रहे हैं, तो x का कितना किया, x का किया तो 1 हो गया,
एक्स का किया तो 1 हो गया। बोलो एक्स का 1 कैसे हो गया? मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि dx/dx करते हो तो 1 ही निकल के आता है। यानी आप किसी संख्या का अवकलन उसी के सापेक्ष कर रहे हो तो परिवर्तन कितना आ रहा है। जैसे मैं उदाहरण से इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर समझते हैं उदाहरण से। अब गौर से देखना, ये हमारे पास कोई गड्ढा है मान के चलो, और ये हमारे पास एक कोई वस्तु है, कोई भी कट्टा है, कुछ भी है मान के चलो, है ना, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर वजन रख रहा हूँ। वजन रखने से ये नीचे जा रहा है, क्योंकि वजन रखते हैं किसी भी चीज़ पर तो वो नीचे जाएगी, उस पर प्रेशर लगता है। तो इस पर मैंने रखा 10 किलो का वजन, सॉरी 20 किलो का वजन, 20 किलो का वजन रखा तो ये 2 मीटर अंदर चला गया। फिर मैंने इसके ऊपर 40 किलो का वजन रखा तो ये 4 मीटर अंदर चला गया। फिर इसके ऊपर मैंने 60 किलो का वजन रखा तो ये 6 मीटर अंदर चला गया। तो इसका अवकलन निकालना है, तो अवकलन किस तरीके से निकालूंगा? तो देखो, पहले मैंने 20 किलो वजन रखा तो ये कितना अंदर गया? 2 मीटर अंदर गया। तो 20/2 कितना आ गया? 2 दहिया 20। यही तो अवकलन होता है इसका। अवकलन और क्या होता है मेरे यार? अवकलन यही होता है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसके सापेक्ष वो कितना है। तो जब ये 20 था ये 2 हुआ, ये 40 हुआ तो ये 4 हो गया। तो 2 से 20 को काटा तो कितना निकल के आया? 10 निकल के आया। यानी जब मैं 10 किलो वजन लगाऊंगा तो ये कितना जाएगा? 1 मीटर अंदर चला जाएगा। 10 किलो वजन लगाऊंगा तो कितना चला जाएगा? 1 मीटर अंदर चला जाएगा। तो ये इसका अवकलन निकल के आएगा, सीधी सी बात है। तो ये मैंने किसका निकाला है? जो मैं वजन लगा रहा हूँ उसका किसके रिस्पेक्ट में? वो जितना अंदर जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं इसकी तुलना इसी से करता हूँ, यानी मैंने जब इसको 20 किलो का वजन रखा तो इस पर कितना वजन महसूस हुआ? इससे 20 किलो। जब मैं 20 किलो का वजन रखूंगा तो इस वस्तु पर कितना वजन लगेगा? 20 किलो। फिर मैंने इस पर 40 किलो वजन रखा तो इसके ऊपर कितना वजन लगा? 40 किलो। सीधी सी बात है ना। अब मैं इसका अवकलन निकालूंगा तो पहले 20 किलो का वजन रखा तो 2 मीटर अंदर गया, तो 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। इस बार 20 किलो का वजन रखा है तो 20 किलो क्या हुआ है? महसूस हुआ है। तो 20/20 करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 1। तो इस बार अवकलन कितना निकल के आया? 1। यानी उसी चीज़ का अगर उसी चीज़ के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 निकल के आता है। सीधी सी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो, dx से dx को परम दम पहुंचा दिया तो 1 निकल के आ गया अपना, है ना। सीधी सी बात। तो सर यहाँ पर अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे तो x के सापेक्ष x का करोगे तो 1 और x के सापेक्ष 1 तो कांस्टेंट राशि है तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0 प्लस x माइनस 1। x माइनस 1 ऐसा का ऐसा है, ओके। फिर है x प्लस 1 का अवकलन करोगे तो x का अवकलन 0 प्लस 1, 1 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी x का अवकलन 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। x का x के सापेक्ष 1 होता है और 1 एक कांस्टेंट राशि है तो 0। अब x प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 ही आ गया, क्योंकि 1 में से 0 गए तो कितना बचा? फाइनली 1। 1 का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ पर है x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो वही प्राप्त होगी। तो x प्लस 1 प्लस के x माइनस के 1, तो x और x कितना? 2x हो गया और प्लस 1 से माइनस 1 को काट दिया तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का अवकलन करने पर अपने को कितना प्राप्त हो गया? 2x प्राप्त हो गया। अब इसको क्या मैं दूसरे मेथड से कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास एक और मेथड है इसको करने का। वो क्या है? वो अपन इधर करते हैं, ठीक है। इधर पेज था नहीं अपने पास तो इधर करते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का अवकलन, है ना। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट का है। तो जब इसका गुणा करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, है ना। जब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में संख्या दी गई हो तो उसका निकल के आता है a का स्क्वायर। तो a यानी एक्स का स्क्वायर, b का स्क्वायर, v यानी 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। अब इसका अवकलन कर दो। अवकलन ही तो करना था इसका पूरे का, तो इसका अवकलन कर दो। ये भी तो वही है। एक्स स्क्वायर का करोगे तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, 2 आगे आ गई। इंटू में क्या है? एक्स। फिर 2 में से 1 कम करोगे तो 1 और 1 का ये तो कांस्टेंट राशि 0 होता है तो इसका अवकलन 2x निकल के आ गया। डायरेक्ट कर लिया अपन ने, इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा, है ना। इतनी ज़्यादा माथापच्ची करने की अपने को क्या है? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जो फार्मूला है वो मैंने हाईलाइट करके लिख दिए हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो बचा हुआ पोर्शन है उसको। पहले जितना भी हुआ है उसको कंबाइन कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ने समझा अवकलन होता क्या है, ये सब तो बेसिक सी चीज़ें थी। y का अवकलन x के सापेक्ष। फिर अपन ने देखा था किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन करते हैं तो अपने को अंततः 0 प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वो एकदम से नटल्ला और एकदम से ठीठ आदमी है।
कॉट एक्स का करोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन मिलेगा। साइन का कर दोगे कॉस मिल जाएगा, कॉस का कर दोगे साइन मिल जाएगा, बट नेगेटिव मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। टेन का करोगे सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और e की पावर x तो थीटा आदमी e की पावर x ही रहता है। बाकी log x का करोगे तो आपको 1/x प्राप्त हो जाएगा अंततः। और log x के अलावा अगर आप करते हो x की पावर n का, तो n आगे आ जाएगी और n में से एक कम हो जाएगा घात में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिक सी चीज़ें थी। बाकी ये अपन ने अब तक कुछ नहीं किया, ज़्यादा प्रैक्टिकल ये किए हैं। पता नहीं क्यों बिजली जो है थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। हाँ, अगर कांस्टेंट अपने पास मल्टीप्लाई में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मल्टीप्लाई में ही रहने दो, है ना। अगर कोई संख्या प्लस और माइनस में दी हो तो पहले जो संख्या दी है उसका अवकलन कर दो, दोनों संख्या उनका अवकलन कर दो, बीच में जो चिन्ह लगा है उसको लगा दो। अगर मल्टीप्लाई में दी है तो एक का पहले अवकलन कर दो, दूसरे का बाद में कर दो ना, मतलब ऐसे u इंटू वी दिया है तो पहले u का कर दो, v को छोड़ दो, फिर v को कर दो, u को छोड़ दो, और हाँ मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। ये अपन ने करके देख लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। u पावर b, अब ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमारे पास संख्या अगर बटे में दी है, जैसे u अपॉन v दिया है तो क्या किया जाए, है ना। संख्या अगर अपने को बटे में दिया है तो क्या किया जाए। तो देखो, अगर अपने को संख्या बटे में दी है तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे u अपॉन वी अपने को दिया गया है तो कुछ नहीं करना। जो संख्या बटे में है उसका तो पहले स्क्वायर कर देना है, फिर करना है क्या है, आपको v को छोड़ देना है, u का अवकलन कर देना है du/dx, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर आपको u को छोड़ देना है, फिर आपको v का अवकलन कर देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है ना। पहले जो नीचे की संख्या है उसका वर्ग कर देना है, फिर उस संख्या को छोड़ देना है, ऊपर की संख्या का अवकलन करना है, माइनस फिर ऊपर की संख्या को छोड़ देना है, नीचे की संख्या का अवकलन करना है। दोबारा देख लो, जो संख्या बटे में है उसका तो वर्ग कर देना है आपको, है ना। फिर आपको क्या करना है, जिसका वर्ग किया है उसको ऐसे के ऐसे छोड़ देना है, ऊपर वाली संख्या का अवकलन करना है। फिर आपको क्या करना है, माइनस चिन्ह लगाना है, फिर ऊपर वाली जो संख्या है उसको छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या करना है, जैसे v है तो उसका अवकलन करना है, और मल्टीप्लाई में रहना चाहिए, ये सब याद रखना। जैसे साइन एक्स अपन कॉस एक्स है तो उसका करो, जो नीचे की संख्या है वटे में है उसका वर्ग कर दो, तो कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स वर्ग कर दिया इसका। अब क्या करो, इसको एज इट इज का एज इट इज रहने दो, कोई परिवर्तन मत करो। जो ऊपर की संख्या है साइन एक्स, इसका अवकलन करो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, वी आर ऑल नो दैट, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर जो ऊपर की संख्या थी साइन एक्स, अब इसका कॉस एक्स अपन ने कर दिया, तब इसको एज इट इज का एज इट इज रख दो। अब जो नीचे वाली बची है उसका और कर दो, कॉस एक्स, इसका करोगे तो साइन एक्स, बशर्ते कॉस का करते हो तो साइन मिलता है लेकिन नेगेटिव चिन्ह के साथ। आगे करते हैं, कॉस एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा अंततः। माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगा रहने दो, साइन एक्स का साइन एक्स करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा। मैंने बीच में प्लस का चिन्ह क्यों लगा दिया, क्योंकि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, वी आर ऑल नो दैट, ठीक है। अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, dy/dx अपन ने अवकलन कर दिया। यहीं पर खत्म नहीं हुआ मुन्ना, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 1 निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एक मिनट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी शक्ल तो दिखी, अरे ये तो वो होता है ना, कॉस का उल्टा क्या, सेक, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। यानी कि मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का अवकलन निकालता हूँ, इनका dy/dx करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल होता है प्राप्त। इसके अलावा मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे, मेरे को क्या दिया था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही दिया था ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो भैया मैं तो इससे बहुत पहले ही आपको परिचित करा चुका हूँ, ये तो अपने पुरानी चर्चा है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स होते हैं कि नहीं, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x। अब अवकलन कर दो, इसका अवकलन करना था तो ये किसके बराबर हो गया 10x का, तो इसका अवकलन कर दो, 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आओ पीछे जरा, 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बताया था कि नहीं। तो मैंने तो उसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को बोला था साइन एक्स अपन कॉस एक्स का अवकलन करना है, तो मैं बोलूँगा इतना लंबा कौन करे, लेकिन हम जानते हैं कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स कितना होता है 10x, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स का अवकलन करने की जगह मैं 10x का ही अवकलन कर दूँ, क्योंकि इक्वली तो होते हैं मेरे भैया, दोनों बराबर होते हैं, तो उसका अवकलन कर दिया तो अपने को ये प्राप्त हो गया, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब अपने को दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका अपने को अवकलन करके बताना है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो संख्या अपॉन में है उसका वर्ग कर देना है, तो x माइनस 1 है, इसका कर देना है आपको स्क्वायर, फिर x माइनस 1 है
जिसका स्कोर किया है नीचे उसको एज इट इज छोड़ दो, ऊपर की संख्या का अवकलन करो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 ही निकल के आएगा। कुल मिला के इन सभी का अवकलन अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, याद रखना। तो x का x के सापेक्ष करोगे 1, और 1 का क्या होगा, प्लस लगा है 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट राशि है। फिर लगा देते हैं अपन माइनस। फिर अपन को क्या करना है, जो नीचे की संख्या थी उसका अवकलन करना है, ऊपर की संख्या को छोड़ देना है ना। बैक आके देख लो जरा, जो ऊपर की संख्या होती है उसको छोड़ देते हैं, फिर नीचे की संख्या का अवकलन करते हैं। तो नीचे की संख्या का अवकलन x माइनस 1 का करो, तो x का वी आर ऑल नो दैट 1 होगा, और 1 का कितना हो जाएगा 0। याद रख लेना x का अवकलन हमेशा 1 ही होता है। x के सापेक्ष करोगे तो, दूसरी संख्या के सापेक्ष करोगे तो कुछ अलग प्राप्त हो सकता है। बाकी 1 प्लस 0 1 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, तो ये हो गया x माइनस 1, और ये हो गया x प्लस के 1। बीच में चिन्ह लगाया माइनस का, तो माइनस, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1, 1 माइनस 0 1 होता है, x प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया तो x प्लस के 1, और बीच में चिन्ह लगाया माइनस। बटे में क्या है, x माइनस 1 का स्कोर। अब देखो प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, तो 0 बटा बला बला निकल के आया है। मैंने आपको क्या बताया था, 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो अंततः आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो इसका अवकलन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, इसका अवकलन करने पर हमें 0 प्राप्त होगा। इस बात को अच्छे तरीके से कंटस्थ कर लिया जाए। बाकी पता नहीं ये खाली पन्ना किसने छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। अब आता है चेन रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन लीलू नहीं करेंगे इस बार, इसको पीलू नहीं करेंगे, बस इस बार नीलू करेंगे। इसको हर बार अपन पीलू कर देते हैं, इस बार नीलू किया है। 3 स्टार भी लगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप 11th में हो, 10th में हो, या 12th के अंदर हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास इस तरीके से कोई फलन दिया गया है कि जो f है वो gx का फलन है, और जो g है वो x का फलन है। यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमाया गया है ना। चीज़ों को किस तरीके से घुमाया गया है, चीज़ों को किस तरीके से घुमाया गया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से घुमाया गया है। हमें इस तरीके से दिया गया है कि हमें एक जो फलन है वो दिया गया है, फिर उसके अंदर एक और फलन हमें दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर साइन है तो इसका अवकलन हो जाता है, कांस्टेंट राशि नहीं है। फिर इसके अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी तो अवकलन होता है। अभी ये एक्स स्क्वायर क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं मेरे भैया, वो थीटा है, तो थीटा में दी है अपने को, तो अब इसका क्या किया जाए। तो अगर हमें कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में दी हो तो अपन जानते हैं कैसे करना है। लेकिन कोई हमें इस तरीके से फलन के अंदर फलन दिया हो तो आपको क्या करना है, जिसके अंदर फलन दिया है पहले उसके रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करना है। जैसे बाय हमारा फलन है f इंटू जी एक्स का, ठीक है, f इंटू जी एक्स का। f क्या है, फलन है किसका, जी एक्स का। तो कुल मिलाकर बाय अपना किसका फलन है, जी एक्स का। तो पहले मेरे को क्या करना है, जी का अवकलन, एक्स का अवकलन करना, सॉरी जो फलन है f उसका अवकलन करना है g के सापेक्ष, फिर g का करना है x के सापेक्ष, और अंततः x का करना होता है x के सापेक्ष, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझोगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको अवकलन करना है, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कैसे करोगे। देखो पहले आपको क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, साइन एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करना है। पहले आप इसका अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, एक्स स्क्वायर के, किसके सापेक्ष करोगे, एक्स स्क्वायर के, जो इसका थीटा है उसके। फिर आपको लगाना है मल्टीप्लाई, फिर आपको करना है एक्स स्क्वायर का, किसके, जिसके सापेक्ष आपको निकालने का बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष। फिर आपको कर देना है अंततः एक्स का, एक्स के सापेक्ष, यानी जिसके अंदर जो फलन है उसका अवकलन किया है। देखो अब यहाँ पर सारी चीजों को देखो आप, साइन था तो इसका क्या हो सकता था, अवकलन किया जा सकता था। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन किया किसके सापेक्ष, जो इसके अंदर फलन है, इसके अंदर फलन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका भी अवकलन किया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है अंदर वाला, इसी का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, इसके अंदर क्या कोई फलन है, हाँ एक्स, एक्स का भी तो अवकलन किया जा सकता है, तो एक्स का अवकलन है ना। फिर अपने को क्या करना, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, बराबर क्यों लगा दी। फिर आपको क्या करना है, उस एक्स का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, इसके अंदर, तो एक्स के अंदर तो और कुछ है ही नहीं, तो एक्स का अवकलन करना है जिसके सापेक्ष निकालने को बोल रहा है, यानी एक्स के सापेक्ष निकालने को बोल रहा है। अब इसको करो आप, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करोगे तो जैसे साइन थीटा है अपना, उसका अवकलन अगर आप थीटा के सापेक्ष करते हो तो कितना निकल के आता है, कॉस थीटा निकल के आता है। तो साइन एक्स स्क्वायर का कितना निकल के आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा, है ना। बहुत सारे गधे हैं जो कर देंगे कैसे, साइन एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन कर देंगे कॉस एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष,
भैया एक्स के सापेक्ष अवकलन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर इसका जो थीटा है वो एक्स नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने जितने भी अवकलन बताए थे देखो ऊपर ही लिख दिया था, यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, यानी बाय ये है साइन एक्स, इसका अवकलन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा भी तो एक्स है, जबकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा एक्स है नहीं, गौर से देखो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो अपने को क्या करना है, पहले तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, जो इसका थीटा है एक्स स्क्वायर, इसके अंदर दिया है एक्स स्क्वायर, इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, फिर एक्स स्क्वायर का और करना है किसके सापेक्ष, जो इसके अंदर है, इसके अंदर एक्स है एक्स का। अब आपको एक्स का करना है अंततः किसके अंदर, जिसके अंदर आपको निकालने को बोल रहा है ऐसे। तो उसका करो, साइन स्क्वायर एक्स का साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा होता है, थीटा है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष करोगे तो क्या निकल के आएगा, जो घात है वो आगे आ जाएगी, ये आगे आ गई इंटू एक्स, और दो में से एक कम करोगे तो एक ही आएगा, तो दो आगे आ गई, दो में से एक कम किया तो एक, इंटू अब डी एक्स का डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आएगा, अंततः एक ही आएगा, तो ये कितना निकल के आ गया 2x cos x स्क्वायर, ये इसका अवकलन अपना निकल के आया है। अब बोलोगे ऐसा तो है, फिर अपन पीछे आते हैं थोड़ा, देखो ऐसा है तो यहाँ पर साइन एक्स में यहाँ पर भी तो एक्स है और कॉस एक्स में यहाँ पर भी तो एक्स था, तो इस एक्स का अवकलन क्यों नहीं किया। देखो भैया मैंने एक्स का अवकलन किया था तो पर गया कहाँ मेरे भाई, एक्स का अवकलन आप यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अब जब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अंततः तो एक ही मिलेगा, तो एक को मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो अपने ऐसे भैया किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो आपको वही दे देते हैं, है ना। तो एक का अवकलन किया है अपन ने, सभी में किया है ना। जैसे यहाँ पर और बैक आ जाते हैं, जैसे x की पावर 3 था तो इसका मैंने क्या किया था वास्तविकता में, इसके साथ चेन रूल अपनाया था, कैसे x की पावर 3 है, इसका अवकलन मैंने किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो घात थी वो आगे आ गई, फिर जो 3 था उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 3x स्क्वायर, फिर जो x था इसका भी तो अवकलन हो सकता है, ये तो x की घात 3 का अवकलन हुआ है, फिर जो x था उसका भी तो अवकलन हो सकता है। तो मल्टीप्लाई में मैंने x का अवकलन भी किया था, लेकिन x का x के सापेक्ष करने पर आपको 1 ही मिलता, तो उसका लिखो शायद मन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये होता है चैन रूल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस चलती जाएंगी तो अपन चैन रूल को और भी बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। फिलहाल हाल के लेक्चर में जो अपना अवकलन है वो खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है शायद, हाँ 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करके बताना है, फटाफट करो। चलिए मैं करके बताता हूँ। ये बोला है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वी आर ऑल नो दैट, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अगर r बराबर 5 सेंटीमीटर है, r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पहले अपन ने निकालना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर, यही तो अवकलन कहलाता है। यानी अपन कुल मिला के पाई आर स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो करो भैया पाई आर स्क्वायर का अवकलन डी आर के सापेक्ष, तो क्या होगा, जो घात है सबसे पहले देखो पाई का मतलब होता है 22/7, तो ये तो एक कांस्टेंट राशि है जो आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको करना किसका अवकलन है, डी आर स्क्वायर का, डी आर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पाई रहेगा इंटू आर स्क्वायर में जो घात है वो आगे आ जाएगी, फिर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा, इंटू डी आर का आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना आ गया 2 पाई आर, कितना आ गया 2 इंटू पाई इंटू आर। अब आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर रख दो, तो 5 दूनी 10 पाई, कितना हो गया 10 पाई। तो क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 2 पाई आर, और जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 10 पाई होगा। इसको करके देखें, कर तो लिया। ओके, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है बढ़ रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी जो उसकी त्रिज्या है उसमें परिवर्तन आ रहा है। डी आर बाई डी टी अपने को दिया है, कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो उसकी त्रिज्या है वो बदल रही है समय के सापेक्ष, यानी कि टी मतलब होता है टाइम, यानी आर यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें ज्ञात करना है डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है।
अब ये कैसे ज्ञात होगा, ये बड़ी दुविधा हो गई, कैसे ज्ञात होगा। तो इसके लिए अपन दोबारा यूज करेंगे चेन रूल का। देखो अपन को करना है टी के सापेक्ष अवकलन पाई आर स्क्वायर का, जबकि यहाँ पर टी अपने को कहीं पर दिया ही नहीं है। तो पहले पाई कांस्टेंट है, तो पहले क्या है, पाई कांस्टेंट है। फिर क्या करना है आपको, अवकलन करना है डी बाय डी आर स्क्वायर का, है ना। तो आर स्क्वायर के अंदर फलन कौन सा आता है, आर आता है, तो पहले इसका अवकलन होगा आर का। फिर अपने को करना है आर का अवकलन टी के सापेक्ष। चेन रूल आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमें बाय दिया है, ये फंक्शन है किसका, जी एक्स का, और जी फंक्शन है किसका, एक्स का। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो एफ का अवकलन करना होता है किसके सापेक्ष, जी के सापेक्ष, है ना। फिर अपने को करना होता है जी का अवकलन जो इसके अंदर फलन है एक्स के सापेक्ष, है ना। फिर अपने को एक्स का करना होता है फलन जिसके सापेक्ष भी हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए एक्स के सापेक्ष ही ज्ञात करना है, तो डी एक्स बाय डी एक्स। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर दिया गया है हमें डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई है आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर के अंदर क्या आता है, बोलोगे आर स्क्वायर के अंदर आर आता है, क्या आर का अवकलन किया जा सकता है, हाँ। तो अपन आर का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो डी आर स्क्वायर अपन डी आर, है ना। फिर अब इसका अवकलन करते हैं, जो अंतिम फलन है आर, इसका किसके सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष अपने को निकालना है टी के सापेक्ष, तो डी टी, है ना। जैसे अंत में अपने को x का किया था अवकलन, किसके, अपने को x के सापेक्ष निकालना था, तो x का, है ना। मान लीजिए अपने को कुछ इस तरीके से दिया है, ज्ञात कीजिए डी वाई बाय डी एन हमने को ज्ञात करना है, और बाय इक्वल टू अपने को दिया है एफ इंटू जी इंटू एक्स, इस तरीके से। तो अपन पहले क्या करेंगे, एफ का अवकलन करेंगे जी के सापेक्ष, डी एफ बाय डी जी। फिर अपन जी का अवकलन करेंगे, जी के अंदर क्या है एक्स, तो एक्स के सापेक्ष। फिर अपन एक्स का अवकलन करेंगे, एक्स के अंदर तो कुछ नहीं है, तो जिसके अंदर जिसके सापेक्ष निकालना है एन के सापेक्ष, तो डी एन। फिर आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को चेन रूल कहा जाता है। तो सेम चीज अपन ने की है, पाई आर स्क्वायर में पाई कांस्टेंट था, आगे पहुंचा दिया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का कितना अवकलन करेंगे, जो इसके अंदर फलन है, आर स्क्वायर के अंदर आर है, आर के सापेक्ष। फिर आर का करेंगे डी टी के सापेक्ष, पाई इंटू, तो जो घात 2 है वो आगे आ जाती है, फिर आर 2 में से 1 कम करोगे तो 1, फिर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब आर का टी के सापेक्ष अवकलन कैसे करें भैया, ये तो हमें पता ही नहीं है भाई। एक चीज को उसी चीज से तुलना कर सकते हैं, इसके सूत्र अपने पास हैं, डी बाई डी एक्स, अपन ने इतने सारे सूत्र देख लिए, है ना, कि एक्स की पावर एन है, इसका अपन कर सकते हैं। लेकिन ये तो डी बाई डी एक्स हो, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन हो तो है। यहाँ पर तो अपने को आर का अवकलन करना है, लेकिन वो आर के सापेक्ष नहीं करना, वो अपने को टी के सापेक्ष करना है। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। डी आर बाई डी टी अपने को पहले से ही दिया हुआ है, क्या, डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो डी आर बाई डी टी की जगह पर लिख दो 3, क्योंकि ये अपने को पहले से ही दिया है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, इंटू में पाई है ही और आर साथ में है ही। अब अपने को कितना निकालना है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो 6 इंटू पाई इंटू आर, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो आर की जगह पर 10 रख दो, तो 10 चक्के कितना हो गया 60 पाई, कितना हो गया 60 पाई। तो इसका उत्तर निकल के आ गया 60 पाई। किसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है 60 पाई पर सेकेंड की दर से, है ना, सेकेंड ही दिया है यहाँ पर, प्रति सेकंड की दर से, जब इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तब इसकी जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन होगा 60 पाई प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये इसका जो अवकलन है वो अपन ने निकाल लिया। आई होप कि आपका अवकलन आपकी समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी भी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके बेसिक्स कमजोर हैं, उनको स्टार्टिंग में समझने में आई नो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक लेक्चर को 2-2 बार 3-3 बार देखते रहोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इतना भी हार्ड होता नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।